गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए स्टार्ट करते हैं। तो मल्टीपल प्रोसेसर शेड्यूलिंग। मल्टीपल प्रोसेसर शेड्यूलिंग हम पढ़ेंगे आज। आइए देखते हैं मल्टीपल प्रोसेसर शेड्यूलिंग में। इससे पहले मैं आपको सारी शेड्यूलिंग बता चुका था। ये सारे टॉपिक आपके हो चुके थे। अब कुछ टॉपिक ऐसे रह गए थे, जैसे मल्टीपल शेड्यूलिंग कैसे करते हैं, एक साथ मल्टीपल प्रोसेसर आए तो कैसे शेड्यूलिंग करते हैं, एक साथ पैरेलल प्रोसेसर है तो कैसे हम इसकी शेड्यूलिंग होती है सीपीयू के द्वारा, तो उसको हम देखते हैं। जैसे इसमें से एक सबसे पहले आता है आपका मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग। तो हम ये देखते हैं कि मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग में होता क्या है बेसिकली। देखिए, ये विद प्रायोरिटी शेड्यूलिंग होती है। हैव ए सेपरेट क्यूज फॉर ईच प्रायोरिटी, यानी एक प्रायोरिटी के लिए बहुत सारी क्यू होती है। और दूसरा ऑप्शन इसमें होता है मल्टी लेवल क्यू में, शेड्यूल द प्रोसेस इन द हाईएस्ट प्रायोरिटी क्यू। जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी वो पहले शेड्यूल होगा, जैसे कि प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में आप देख चुके हैं। और इसमें प्रायोरिटाइजेशन बेस्ड अपॉन प्रोसेस टाइप। देखिए, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, सपोज करो मेरे पास यहाँ पे 4 प्रोसेसेस हैं डिफरेंट टाइप के, आप देख रहे हैं। जैसे एक हाईएस्ट प्रायोरिटी का है, यहाँ से रियल टाइम प्रोसेसेस आपकी, इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा हाई होती है। फिर एक सिस्टम प्रोसेस है, इसकी प्रायोरिटी इससे कम। इस तरह इंटरेक्टिव प्रोसेस है, बैच प्रोसेसेस। तो ये बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, और मैं कह दूं एक ही सीपीयू है। एक ही सीपीयू है तो कैसे काम करेगा। तो जैसे कि मैं बताता हूँ आपको इसका एक तरीका। मैं एक चीज और आपको शेयर करके बता दूं। जैसे कि आप देखते हो कि मेरे पास सपोज करो कोई सिस्टम प्रोसेस, ये कोई सिस्टम प्रोसेस है। और ये एक ऐसे करके इसका अपना एक क्यू बना हुआ है। और एक मैं कह दूं कि मेरे पास एक इंटरेक्टिव प्रोसेस, इंटरेक्टिव प्रोसेस ये। और हम एक कह दें कि बैच प्रोसेस। अब ये तीनों प्रोसेसेस अलग अलग प्रोसेसेस, और ये आपका सीपीयू है। मैंने एक ही प्रोसेसर यहाँ पे यूज किया। ये आपका प्रोसेसर, ठीक है। ये मैंने प्रोसेसर यहाँ पे यूज किया। अब
ये शेड्यूलिंग हमने यूज की, ये राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में चल रहा है, क्योंकि सिस्टम प्रोसेस है तो सबको, और ये आपका चल रहा है SJF। और ये FCF है। तो अब आप ये देखिए, सिस्टम प्रोसेस देखिए, ऐसी प्रोसेस होती हैं जो किसी को भी प्रीएम्प्ट कर सकती है बाई ऑपरेटिंग सिस्टम। किसी भी प्रोसेस को ये करंट प्रोसेस को अपडेट कर, जैसे कि हमने देखा। तो आप जैसे कि देखें कि ये प्रोसेस हो गया, एक प्रोसेस ये हो गया, एक प्रोसेस ये हो गया। अब एक प्रोसेस कर, तो सिस्टम प्रोसेस मान लीजिए एक प्रोसेस आई, वो राउंड रॉबिन पैटर्न से आई, एग्जीक्यूट होके बाहर निकल गई। चांस ऑब्वियसली इंटरेक्टिव प्रोसेस को मिल सकता है, क्योंकि ये प्रोसेस अब एग्जीक्यूट नहीं हो गई। दूसरी चीज ये हम देखते हैं इंटरेक्टिव प्रोसेस में, कि इसमें कोई एक प्रोसेस, 3 प्रोसेस है, तो ये अपने शॉर्टेज जॉब तक के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोसेस होता है एक क्यू में। सपोज करिए कि एक से ज्यादा सिस्टम प्रोसेस अगर आ गए, राउंड रॉबिन मैनर में इसकी शेड्यूलिंग हो रही है, और सिस्टम प्रोसेस की प्रायोरिटी वैसे भी हाई होती है, ये हाईएस्ट प्रायोरिटी, ये आपकी लोवेस्ट प्रायोरिटी। पहले चांस हाईएस्ट प्रायोरिटी को मिलेगा अगर वो प्रोसेस है, फिर आपको इंटरेक्टिव को मिलेगा, फिर कहीं जाके लो प्रोसेस। तो इंटरेक्टिव प्रोसेस ही सर्वाइव कर रहा है सिस्टम प्रोसेस की वजह से, उसको सीपीयू नहीं मिल पा रहा। तो ये जरूरी नहीं है कि एक प्रोसेस के पास केवल एक ही क्यू हो सकता है मल्टीपल क्यू हो, कि मान लीजिए 5 प्रोसेस आ गए और पांचों प्रोसेस के लिए अलग अलग प्रायोरिटी है, ऐसे करते हैं। पांचों प्रोसेस के लिए अलग अलग प्रायोरिटी बनी। इन सभी प्रोसेसेस के लिए सबकी अलग अलग प्रायोरिटी बनी हुई है। तो हम इसमें क्या देखते हैं कि यही सिस्टम प्रोसेस सीपीयू को एंगेज किए। तो इस तरह में क्या है कि बाकी के प्रोसेसेस में स्टारवेशन आता है, और ये स्टारवेशन इंडिफरेंट ब्लॉक की ओर चला जाता है, जिससे क्या होता है कि जो आपके प्रोसेसेस हैं वो कहीं ना कहीं डेथ कर जाते हैं, यानी प्रोसेस आपके डेड हो जाते हैं, उनको दोबारा चांस मिलते हैं। लेकिन इसमें क्या मल्टी लेवल क्यू, एक से ज्यादा कई क्यू होने की वजह से ऐसा होता है। कई क्यूज बनी हुई है, उसके अकॉर्डिंग सी लेवल क्यू है। तो मल्टीपल प्रोसेसर शेड्यूलिंग में बेसिकली हम देखते क्या है कि जैसे आपके पास कोई कई प्रोसेसेस हैं, वन, टू, थ्री, फोर, ये कई प्रोसेस। तो इन प्रोसेसेस की वजह से, और हम क्या करते हैं, सभी प्रोसेस को हमें एग्जीक्यूट करना है, अगर एक ही सीपीयू से काम चल तो जाएगा, बट वेटिंग है, बहुत सारी चीजें हैं। तो मान लीजिए मेरे पास, मैंने मल्टीपल प्रोसेस यूज की, पैरेलली मैं, ये सभी पैरेलल प्रोसेस हैं और मैंने ये सभी एक साथ एग्जीक्यूट होना चाहते हैं, तो मेरे पास मल्टीपल प्रोसेसर भी बने। तो सीपीयू अकॉर्डिंग टू जॉब बस टाइम इन प्रोसेसर्स को
ये जॉब अलॉट कर देगा। ये मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं जो एक साथ इन जॉब्स को वो स्लॉट कर सकता है, अलग अलग भी कर सकता है कि इसको एक प्रोसेस दे दी गई, एक प्रोसेस इसको दे दी गई, एक प्रोसेस इसको दे दी गई, इसको दे दी गई, ये शेड्यूलिंग हो गई, वर्क हुआ चला। इससे क्या होता है कि डेडलॉक की सिचुएशन, स्टारवेशन की सिचुएशन, ये सारी सिचुएशंस यहाँ पे नहीं आ सकती। आई जैसे कि आपने देखा, यही मैंने बात की थी। देखिए अब एक होता है मल्टी लेवल फीडबैक क्यू। तो अ प्रोसेस कैन मूव बिटवीन द वेरियस क्यू, एजिंग कैन बी इंप्लीमेंटेड दिस। अगर वो प्रोसेस बहुत सारे क्यूज में मूव करती है, इस तरीके से एजिंग वहां पे आ सकती है। तो मल्टीपल फीडबैक क्यू शेड्यूलर डिफाइन द फॉलोइंग पैरामीटर: नंबर ऑफ क्यूज, scheduling algorithm for each queue, method used to determine when to upgrade a process, method used to determine when to denote a process, method used to determine which queue process will enter when the process needs service. जिस प्रोसेस को सर्विस की आवश्यकता है वही इस प्रोसेस को ही रेडी क्यू में लाएगा, जिससे वहां पर वेटिंग पोजीशन कम बने। किस प्रोसेस को डिवोट करना है, कंप्लीट नहीं है, किस प्रोसेस को अपग्रेड करना है, इन सब के लिए मेथड यूज करता है मल्टी लेवल फीडबैक। अब जैसे ये सपोज करिए 3 क्यू हमने यूज की, Q0, Q1, Q2, इसमें RR विद क्वांटम 8 मिली सेकेंड, RR टाइम क्वांटम 16 सेकेंड और FCF ये देखिए क्वांटम 8 है, इसका 16 है, FCF। तो शेड्यूलिंग कैसे होगी? न्यू जॉब एंटर्स Q0 which is सर्व R, जो इस एल्गोरिथम के दम पे सर्व होगी, जिसका क्वांटम 8 दिया। when it's gain CPU, जब ये CPU को पाता है तो जॉब रिसीव 8 मिली सेकेंड, जब आपको 8 मिली सेकेंड तक रिसीव करेगा अकॉर्डिंग टू दिस एल्गोरिथम राउंड रॉबिन। इफ इट डज नॉट फिनिश इन 8 मिली सेकेंड, ये समाप्त नहीं होती, तो जॉब इज मूव टू Q1। जॉब आप कहाँ Q1 में मूव करेंगे, एट Q1 जॉब इज अगेन सर्व 16 क्वांटम, रिसीव 16 एडिशनल मिलीसेकेंड। If it still does not complete, it is preempted and moved to QF। ये सिचुएशन चलती रहेगी राउंड रॉबिन कि 16 सेकंड के बाद वो फिर मूव करेगा अपने न्यू तीसरे क्यू। तो यहाँ पे हम मल्टी लेवल क्यू यूज करने से क्या होता है कि हम प्रोसेस का जो प्रोसेस आपका नहीं सर्विस हो पा रहा या प्रोसेस को काफी देर तक इंतजार करना पड़ता है, तो ये तीनों क्यू से होकर गुजरेगा, तो वो बाकी के प्रोसेस को क्यू खाली मिलेगी। ये चीजें यहाँ पर आ जाती है। ये एक फीडबैक यहाँ पे मिलता है मल्टी लेवल। जैसे कि मैं वापस आता हूं मल्टी लेवल क्यू में कि आपके पास ये हाईएस्ट प्रायोरिटी का है, ये लोवेस्ट प्रायोरिटी का। इसमें रियल टाइम प्रोसेसेस है, सिस्टम पॉइंट प्रोसेसेस है, इंटरेक्टिव प्रोसेसेस है, बेंच। अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम उन प्रोसेस को हैंडल करता है। तो रियल टाइम प्रोसेसेस मान लीजिए 3 क्यू, उसमें 4 क्यू यूज कर, तो प्रोसेस पहले क्यू में जाएगा, फिर दूसरे क्यू में जाएगा, फिर तीसरे क्यू में जाएगा। इस तरह में क्या होता है, सभी क्यूज में वो कहीं ना कहीं टर्मिनेट होकर बाहर जाता है, अपना काम कंप्लीट करके बाहर जा सकता है। पर यहां पर समस्या ये है कि मान लीजिए सिस्टम प्रोसेस के अकॉर्डिंग कोई प्रोसेसिंग चल रही है और रियल टाइम प्रोसेसेस का कोई प्रोसेस आ गया हाई प्रायोरिटी, तो इसको हम प्रीएम्प्ट कर सकते हैं। पर अगर राउंड रॉबिन पैटर्न में हम काम कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली 1 मिली सेकेंड के बाद वो प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है, बाहर चला जाता है, दूसरा प्रोसेस शेड्यूल होता है। ये एक फायदा मिलता है। लेकिन जब कोई इंटरप्ट आता है तो वो सारे एल्गोरिथम वहां पर फेल हो जाते हैं, सारी क्यूज फेल हो जाती हैं। इंटरेक्ट को पहले हम यूज करते हैं।
सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या है कि बैकअप नहीं होता था मल्टी लेवल क्यू। बहुत सारी लेवल क्यू बनी थी लेकिन इसका फीडबैक कहाँ चला गया ये नहीं पता चलता। फीडबैक क्यू में क्या है कि जैसे कि मेथड के हिसाब देखो कि कितने नंबर ऑफ क्यू है, पहले ये फीडबैक ले ली। प्रत्येक क्यू के लिए क्या शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है ये देखना है, और कौन सा मेथड हम यूज कर रहे हैं जिससे हम प्रोसेस को अपग्रेड कर रहे हैं, तो क्या मेथड हम बताएंगे वो बताना पड़ेगा। प्रोसेस को डिमोट कर रहे हैं तब क्या मेथड हम यूज करेंगे, और कौन सी क्यू प्रोसेस एंटर करेगी, जब कौन सा प्रोसेस एंटर करेगा ये भी हम उसके सर्विस नीड के अकॉर्डिंग ही पता करेंगे। एक मेथड होना चाहिए कि कोई प्रोसेस अगर नीड है उसकी प्रोसेस की तो ही हम उसको एंटर कराएं, अदरवाइज उसको छोड़ दें। ये पैरामीटर्स हम कुछ यूज करते हैं मल्टी लेवल फीडबैक क्यू के। अब जैसे थ्रेड शेड्यूलिंग है कंटेंशन स्कोप में कि यूजर लेवल और कर्नेल लेवल थ्रेड्स आर शेड्यूल्ड डिफरेंटली, होंगे ही यूजर लेवल और कर्नेल लेवल थ्रेड्स तो अलग अलग शेड्यूल होंगे। When threads are supported by the kernel, threads are scheduled, not processes. User thread are mapped to kernel thread. ये आपको याद रखना है। इसी तरह प्रोसेस कंटेंशन स्कोप भी होता है, तो प्रोसेस के साथ शेड्यूलिंग का कंपटीशन हम बोल सकते हैं इसको। फिर सिस्टम कंटेंशन स्कोप भी होता है। कर्नल थ्रेड्स शेड्यूल होता है ऑन टू अवेलेबल सीपीयू, तो ऑल कर्नल थ्रेड्स कंप्लीट विद ईच अदर क्रॉस इनसाइड द सिस्टम। इसको हम बोलते हैं एससीएस, सिस्टम कंटेंशन स्कोप, कंपटीशन अमंग ऑल थ्रेड इन द सिस्टम। फिर होता है पी थ्रेड शेड्यूलिंग, ये आपको मैं आगे बताऊंगा डिटेल में पी थ्रेड शेड्यूलिंग, अब इसको रहने देते हैं। इसका एग्जाम्पल भी जैसे देखिए मल्टीपल प्रोसेसर शेड्यूलिंग है, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट ये समझिए कि सीपीयू शेड्यूलिंग मोर कॉम्प्लेक्स व्हेन मल्टीपल सीपीयू आर अवेलेबल। बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाती है जब बहुत सारे सीपीयू होते हैं। तो मल्टी प्रोसेसर में बी वन ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्चर: मल्टी कोर प्रोसेसर, मल्टी थ्रेडेड कोर, मल्टी कोर प्रोसेसर विद मल्टी थ्रेडेड कोर, न्यूमा सिस्टम, हेटेरोजीनियस मल्टी प्रोसेसिंग, ये सारी चीजें इसमें होती है। दूसरे में ये कह लीजिए कि सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग इज वेयर ईच प्रोसेस सेल्फ शेड्यूलिंग, टू शेड्यूलिंग मॉडल, ऑल थ्रेड्स मे बी इन अ थ्रेड रेडी क्यू, ईच प्रोसेसर में हैव इट्स ओन प्राइवेट क्यू ऑफ थ्रेड, ये दी गो। हर प्रोसेसर का खुद का एक प्राइवेट क्यू होगा, जैसे कि ये कॉमन रेडी क्यू है, ये आपकी अलग अलग क्यू है। शेयर्ड क्यू हैज रेस कंडीशन नीड सिंक्रोनाइजेशन, ये लॉक। और जो मल्टी कोर प्रोसेसर है ऑन अ सेम फिजिकल चिप, फास्टर एंड कंज्यूम्स लेस पावर, फास्ट तो होगा ही, कंज्यूमर पावर लेस होगा। मल्टीपल थ्रेड पर कोर आल्सो ग्रोइंग, समथिंग कॉल्ड हाइपर थ्रेडिंग बोलेंगे इसको। Advantage of memory start to make a progress on another thread while memory retrieve happens. अब मल्टी थ्रेडेड और मल्टी कोर सिस्टम, प्रत्येक कोर वन हार्डवेयर कोर से बड़ा होता है। ये थ्रेड 1 है, ये थ्रेड 0 है। If one thread has a memory install, switch to another thread. इसी तरह आपका चिप मल्टी थ्रेडिंग है, असाइन टू ईच कोर मल्टीपल हार्डवेयर थ्रेड, इसको हम हाइपर थ्रेडिंग बोलते हैं।
ये रहा मल्टीपल थ्रेडेड मल्टी कोर सिस्टम, सॉफ्टवेयर थ्रेड्स है, ये आपके हार्डवेयर थ्रेड। ये प्रोसेसिंग कोर, operating system deciding which software thread run on the logical CPU and how each core decides which hardware threads run on the physical। और मल्टीपल प्रोसेसर की लोड बैलेंसिंग भी इसको हम कह सकते हैं कि नीड टू कीप ऑल सीपीयू लोडेड फॉर एफिशिएंसी। लोड बैलेंसिंग अटेम्प्ट टू कीप वर्कलोड इवेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो पुश माइग्रेशन एंड पुल माइग्रेशन। तो periodic task check load on each processor and it found pushes tasks from overloaded CPU to other CPU। अगर किसी एक प्रोसेसर के पास लोड ज्यादा है तो हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसर है तो हम उसको पुश कर सकते हैं दूसरे प्रोसेसर। एंड पुल माइग्रेशन आइडल प्रोसेसर पुल वेटिंग टास्क फ्रॉम बिजी प्रोसेसर। आइडल प्रोसेसर है पुल वेटिंग, वो तैयार है प्रोसेसर फ्रॉम बिजी प्रोसेसर से लेने के लिए। बोथ कैन बी यूज टू कॉम्बिनेशन। प्रोसेस सेक्यूरिटी में क्या है कि थ्रेड्स हैज बीन रनिंग अप वन प्रोसेस, द कैश कंटेंट ऑफ दैट प्रोसेसर स्टोर द मेमोरी एक्सेसेस बाय दैट थ्रेड। तो एक होती है सॉफ्ट एफिनिटी, एक होती है हार्ड एफिनिटी। ऑपरेटिंग सिस्टम अटेम्प्ट टू कीप अ थ्रेड रनिंग ऑन द सेम प्रोसेसर बट नो गारंटी। सॉफ्ट एफिनिटी में ये होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम अटेम्प्ट करता है टू कीप अ थ्रेड रनिंग सेम प्रोसेसर में, बस कोई गारंटी नहीं। हार्ड में क्या होता है, अलाउ टू थ्रेड स्पेसिफाई अ सेट ऑफ प्रोसेसर इट मे रन ऑन। ठीक है, तो इस तरह ये आपका मल्टीपल प्रोसेसर थ्रेडिंग है जो मैंने आपको बताया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हम कल बात करेंगे आगे कि कौन से टॉपिक्स में क्या देखते हैं। थैंक यू।